हेलो एवरीवन, दिस इज रमन मोदी एंड यू आर वाचिंग द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम कंपनीज लॉ 2013 के प्रोविजंस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज देखा था कि कंपनीज लॉ 2013 में कितने तरह की कंपनीज बताई गई है, वो पार्ट 1 था। इसके बाद आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें आगे की कंपनीज बताई गई है, मतलब 2013 में और 13 के कंपनीज लॉ में और कौन कौन सी कंपनीज रिकॉग्नाइज करी गई हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो है आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनीज लॉ 2013 में ये 5 और कंपनीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज करी गई है, जिसमें सबसे पहला है 1 पर्सन कंपनी, दूसरा है स्मॉल कंपनी, तीसरा है फॉरेन कंपनी, चौथा है सेक्शन 8 कंपनी और उसके बाद 5वां है प्रोड्यूसर कंपनी। ये सारी कंपनीज क्या होती हैं, ये पूरा प्रोविजन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा वरना आपको ये पूरा प्रोविजन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 पर्सन कंपनी से कि आखिर 1 पर्सन कंपनी क्या होती है। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, एक आदमी की कंपनी। अभी तक हमने जितनी भी कंपनीज देखी उसमें मिनिमम 2 व्यक्ति रिक्वायर्ड होते थे। कुछ कंपनीज जैसे अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम 200 या मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2 व्यक्ति हर कंपनी में रिक्वायर्ड होते थे किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक अकेला आदमी क्यों कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, क्यों 2 कंपनी की जरूरत पड़ती है। तब 1 पर्सन कंपनी का प्रोविजन लाया गया जो कि 2013 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 में डिफाइंड है, जिसमें एक अकेला आदमी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आप एक सिंगल आदमी कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता है। जो कि क्या क्या है, सबसे पहला जो व्यक्ति है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। अब वो इंडिया में रह रहा है नहीं रह रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, साथ में रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना ही चाहिए। अभी मैंने बोला था रह रहा हो ना रह रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मतलब है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, साथ में अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, तभी आप इंडिया के इस प्रोविजन के अंदर 1 पर्सन कंपनी चालू कर सकते हैं। मतलब क्या क्या, सबसे पहली चीज आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी चीज आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, मतलब इंडिया के रहवासी होना जरूरी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम 1 मेंबर और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर। इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम भी 1 ही मेंबर की जरूरत होती है और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर की जरूरत होती है, तभी ये कंपनी 1 पर्सन कंपनी कहलाती है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं मेंबर कह रहा हूँ, डायरेक्टर नहीं कह रहा हूँ। 1 मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर रिक्वायर्ड होता है एक 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ठीक, अगला जो होता है, आप अपनी कंपनी का नॉमिनी चुन सकते हैं। जैसे हम बैंक अकाउंट में नॉमिनी चुनते हैं कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बाद ही बैंक अकाउंट किसका होगा, सेम उसी कंडीशन भाई, क्योंकि एक ही जन की कंपनी है, तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके बाद कंपनी कौन संभालेगा। तो ये प्रोविजन इसमें है कि आप एक नॉमिनी चुन सकते हैं। वो नॉमिनी कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, कोई भी, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो जो नॉमिनी होगा वो किसी दूसरी कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो जो नॉमिनी होगा वो एक आदमी होना चाहिए, वो कोई दूसरी कंपनी का डायरेक्टर, पार्टनर कुछ नहीं होना चाहिए, ना वो कोई दूसरी 1 पर्सन कंपनी का ओनर होना चाहिए। ये एक पूरी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी जिस भी व्यक्ति को आपको नॉमिनी बनाना है। उसके अलावा हम जो ये 1 पर्सन कंपनी का जो फाउंडर होगा, वो जो एक व्यक्ति होगा, वो एक व्यक्ति एक बार में केवल एक ही 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है। अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी खोल चुके हैं तो आप दूसरी 1 पर्सन कंपनी वो व्यक्ति नहीं खोल सकता। समझ में आए, अगर एक व्यक्ति जो है, मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने 2013 के प्रोविजन में, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन में एक 1 पर्सन कंपनी खोल ली, अब वो दूसरी कंपनी नहीं खोल सकता। और सेम वैसे ही जो नॉमिनी होगा, वो नॉमिनी कोई दूसरी कंपनी, चाहे वो 1 पर्सन हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी कंपनी, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। वो बस इसी कंपनी से रिलेशन होगा। वो भी क्या होगा कि वो उस कंपनी का नॉमिनी होगा, बस। अगले आते हैं डायरेक्टर्स की बात। अभी हमने देखा था मेंबर्स कितने, मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। अब हम देखते हैं डायरेक्टर्स मिनिमम 1। अब भाई मेंबर 1 है तो डायरेक्टर भी मिनिमम 1 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। इसके अलावा सिंपल प्रोविजन, बाकी सारी कंपनीज में साल की एक जनरल बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी के प्रोविजन में साल की 2 जनरल बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी है।
मतलब एक कैलेंडर ईयर में एक 1% कंपनी को साल की 2 जनरल बोर्ड मीटिंग करवाना कंपलसरी है। उसके अलावा अनलिमिटेड आप जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करवाना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में वो आप करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 जनरल बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है एक कैलेंडर ईयर में। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल कंपनी, जो कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 85 में डिफाइन है। स्मॉल कंपनी, ये भी नाम समझ में आ रहा है, मतलब छोटी कंपनी। लेकिन छोटी कंपनी में किस तरह की कंपनी? सबसे पहली चीज, ये जो स्मॉल कंपनी है ये पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये होल्डिंग कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये सब्सिडरी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी हो सकती है लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। ना ही होल्डिंग कंपनी हो सकती है, ना ही सब्सिडरी कंपनी हो सकती है। अगर आपको ये तीनों टर्म्स नहीं पता हो, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, सब आपको उसमें पता चल जाएगा। तो स्मॉल कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। ठीक, इसके अलावा एक स्मॉल कंपनी का मिनिमम टर्नओवर साल का, मैक्सिमम टर्नओवर साल का, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। इस प्रोविजन के हिसाब से एक स्मॉल कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, स्मॉल कंपनी के प्रोविजन से वो हट जाएगी। और पेड अप कैपिटल उसका 1 साल का होना चाहिए 50 लाख रुपए। कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम 50 लाख रुपए पेड अप कैपिटल और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 साल का या एक कैलेंडर ईयर कह लेते हैं। और इस प्रोविजन को चेंज भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एक पावर है जो कि एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में इन्होंने देके रखी हुई है कि वो अपने हिसाब से इस 2 करोड़ 50 लाख के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं अगर वो चाहें तो। अभी तक तो ये 2 करोड़ 50 लाख ही है, अगर वो चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। 2 करोड़ के अमाउंट को बढ़ा के 20 करोड़ कर सकते हैं और 50 लाख के अमाउंट को बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 5 करोड़ कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद उनके जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम तीसरी कंपनी जो है वो देखते हैं फॉरेन कंपनी। वैसे इन सबका नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि क्या किसका क्या मतलब। 1% का हमें नाम समझ में आ गया था, एक जन की कंपनी। स्मॉल कंपनी का भी नाम समझ में आया, स्मॉल कंपनी। फॉरेन कंपनी का भी सेम वैसे ही भाई नाम से समझ में आ रहा है, फॉरेन कंपनी, यानी कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर की है। तो फॉरेन कंपनी होने का सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कौन सी कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी? सबसे पहला, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन के बाहर किसी दूसरी कंपनी में हुआ, मतलब वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में या पुरानी किसी कंपनीज एक्ट जो इंडिया में बना है उसमें रजिस्टर नहीं हुआ है, कोई दूसरी कंट्री में रजिस्टर हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी? वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। बहुत बेसिक सी चीज थी। इसके अलावा उस कंपनी को इंडिया में काम करना चाहिए। जो कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जब वो इंडिया में काम करेगी तभी वो हमारे 2013 कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अब वो इंडिया में काम ही नहीं कर रही तो हमको उस कंपनी से मतलब क्या है? अगर कोई फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी है जो हमारे यहाँ काम कर रही है, तब हम उसे कहेंगे कि फॉरेन कंपनी, हमारी इंडियन कंपनी नहीं है। लेकिन वो कंपनी इंडियन कंपनी बन सकती है। कब बन सकती है? जब इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट उस कंपनी के 50% इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लें, या तो पार्टली या होली। पार्टली और होली मतलब अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने होली 50% शेयर्स खरीद लिए या 50% प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स खरीद लिए उस कंपनी के, तो वो क्या हो जाएगी? वो कंपनी इंडियन कंपनी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 50% ओनरशिप उसका इंडिया में आ गया है। 50 से नीचे होगा तो नहीं होगी। 50% अगर ओनरशिप उस कंपनी का इंडिया में आ जाता है तो वो इंडियन कंपनी बन जाएगी। होली मतलब या तो गवर्नमेंट खरीद ले पूरी तरह से उसका 50% या 50% उसका कोई प्राइवेट कंपनी खरीद ले, और पार्टली कैसे? अगर दोनों मिलाकर मर्जर कर खरीद ले, मतलब गवर्नमेंट या और एक प्राइवेट कंपनी मिलकर अगर किसी फॉरेन कंपनी का 50% खरीद लेती है, 50% क्या? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो वो कंपनी क्या होगी? वो कंपनी एक इंडियन कंपनी बन जाएगी। फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी की कैटेगरी में वो कंपनी आ जाएगी। इसके बाद तीसरा जो कंपनी है वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी एक जनरल बात की जाए तो ये एनपीओ कंपनी होती है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती। तो भाई अगर ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती क्या करती है?
असल में ये जो कंपनीज हैं ये एसोसिएट कंपनीज होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो कि किसी चीजों को प्रमोट करने के लिए काम करती है। 2015 अमेंडमेंट के बाद ये 4 चीजें नई इस कंपनी में ऐड की गई है। सबसे पहले रिसर्च, प्रमोशन, स्पोर्ट्स और एनजीओ वर्क। इन कंपनीज का काम क्या होता है, अलग अलग क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, रिसर्च, स्पोर्ट्स वर्क्स और अलग अलग चीजों को, अलग अलग सोसाइटी में इंप्रूवमेंट करने वाली चीजों को प्रमोशन देना, एनजीओ वर्क करना, ये इन कंपनीज का काम होता है। कौन सी कंपनीज का, सेक्शन 8 कंपनीज का। और कोई प्राइवेट फर्म अगर होगा, कोई प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म होगा, वो पार्टनरशिप फर्म इस एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट कहेंगे हम इसे, इस एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट को ज्वाइन कर सकता है। कौन ज्वाइन कर सकता है, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट या हमारी जो सेक्शन 8 कंपनी है उसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। और इस कंपनी के पास एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसको अपने आगे पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं। बाकी कंपनी से आगे लगाओ तो ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी पब्लिक लिमिटेड या जो भी नाम है XYZ पब्लिक लिमिटेड, इसे अपने नाम के आगे कोई पब्लिक लिमिटेड, कोई प्राइवेट लिमिटेड कुछ लगाने की, कोई लिमिटेड अनलिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, मतलब जो भी नाम होगा उसका आगे एसोसिएट लग जाएगा, एबीसी एसोसिएट, XYZ एसोसिएट, जो भी होगा नाम के आगे एसोसिएट लगा दिया जाएगा। तो ये सब इसके काम होते हैं। ये एक्ट जनरली क्या होती है, ये एक NPO होती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, और इसके अलावा ये किसी फर्म के साथ मर्ज कर सकती है और इसे मर्जर के लिए कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन में किसी भी ऑफिस से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिना परमिशन के एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी मर्जर किया जा सकता है। इसके बाद 5वें और आखिरी पे आते हैं जो कि होती है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी से इंडस्ट्री मत समझना, इंडस्ट्री का नहीं होता प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनीज वो होती हैं जो कि हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों पे काम करती हैं, उन्हें प्रोड्यूसर कंपनी कहा जाता है। कहाँ पे, जो भी चीजें, मतलब जो भी कोई हार्वेस्टिंग कंपनी हो गई, एग्रीकल्चर कंपनी हो गई, कोई प्रोडक्ट, कुछ जमीन से कुछ चीज निकाल के उसे बेचने वाली जो भी कंपनी है, माइंस नहीं, केवल हमारे सब्जी और ये सब हार्वेस्टिंग और ये सारी कंपनीज प्रोड्यूसर कंपनीज में आती हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो अमूल जो कंपनी है, आप सबने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल को प्रोड्यूसर कंपनी में इन्वॉल्व करने का सोच रहे थे, बट ये प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो कोई हार्वेस्टिंग कंपनी नहीं है, वो एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन यहाँ हम चीज़ों के मैन्युफैक्चर होने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो कंपनी है वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो चीज़ों को उगाती है फिर बेचती है। लेकिन अमूल क्या करती है, अमूल मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अमूल को प्रोड्यूसर कंपनी या प्रोडक्शन कंपनी में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो ये थे आज के हमारे 5 प्रोविजंस कंपनी के। सबसे पहला था 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और उसके बाद प्रोड्यूसर कंपनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं उतना अच्छा होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल पर पहुंचे उतना अच्छा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो है तो आपको तुरंत पता चल जाए। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोविजन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।